बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। 31 जनवरी वाकई गुजर गई जी। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने ओहदे पर मौजूद हैं, अपने मनसब पर मौजूद हैं। ये गुफ्तगू पहले भी हुई, अब भी हो रही है कि जो पूरी अपोजिशन थी बकौल हुकूमत के, वो नाकाम हो चुकी है, वो एक्सपोज हो चुकी है, उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। कुछ मामलात इस तरह के हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मशरूत पेशकश की है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे अगर क्या हो, अगर ये कि लूटी हुई दौलत तमाम अपोजिशन के लोग जिन पर इल्ज़ामात हैं वो वापस कर दें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे। ये एक फेयर डील हो सकती है और उन्होंने कहा कि शायद ये मामला आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। जिस तरह से ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर भी एक बैटल ग्राउंड होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के लिए ज़ोर लगाएगी कि मैक्सिमम सीटें लें, जबकि जोड़ तोड़ का सिलसिला इसलिए जारी है कि कुछ ऐसे मेंबरान जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ आजकल अच्छा नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे राब्ते बढ़ा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि जो लोग हमारे साथ नहीं उनको ऑलरेडी हमने पार्टी से निकाल दिया है, उसके बावजूद हमारी स्ट्रेंथ 160 है। इस पर बात होगी। और ये भी कि आज तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि भाई जो जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं कि ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए सेनेट इंतखाब के अंदर, उनका आखिर मसला क्या है, वो क्यों इसकी मुखालफत कर रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जब ये बात पता है कि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए आईनी तरमीम के लिए, लेकिन फिर भी वो ये करना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या अचीव करना चाह रहे हैं। प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा पी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शहबाज गिल साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। ज़रा बात इस हवाले से हो जाए, सबसे पहले ये जो इस्तीफ़े वाली बात वज़ीर-ए-आज़म ने मशरूत पेशकश की है, मैं इस पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन कुछ बातें जो कि पीडीएम की अपनी जगह मौजूद रही हैं, उनके ऊपर पीडीएम का एक नैरेटिव रहा है, आज भी वो वही बातें रिपीट करते हैं, चाहे वो बिलावल साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, लेकिन उन बातों की जगह अपनी अहमियत है। बट हुकूमत क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है, हुकूमत को क्या लगता है और हुकूमत को ये क्यों अंदेशा हो रहा है कि सब कुछ अब पीडीएम के हाथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा है और बहुत कुछ तब्दील हो गया है। बहुत से लोगों की फेवरेट है, लेकिन बहुत से लोगों की फेवरेट नहीं भी है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने आज एक बात की, ज़रा उसकी तशरीह हम ज़रूर चाहेंगे, लेकिन उन्होंने क्या फरमाया ज़रा सुन लेते हैं। आज ये हुकूमत पे नहीं एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रहे हैं। पूरी कौम ये जानती है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो तारीखी यू टर्न है वो अल्टीमेटली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानात इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि उनका भी सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है बकौल डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब की। ये मामला गौर तलब है, बल्कि तशरीह तलब है। ये इसकी तशरीह हुकूमत से आएगी, वो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि इसकी तशरीह क्या हो सकती है। लेकिन क्योंकि अपोजिशन इस वक्त ज़ेरे अताब है मुकदमात के हवाले से भी, और वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म के खाते में तो वो सब चोर डकैत हैं, तो मैं ज़रा पूछ लेता हूँ अपोजिशन से ही। अज़मा बुखारी साहबा, वज़ीर-ए-आज़म ने सीधी सी बात कह दी है जी कि पैसे वापस कर दें जो लूटे हैं, और वो इस्तीफा दे देते हैं। फेयर डील है, बड़ा आसान काम है। क्या बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब को लूटी हुई दौलत जो बाकायदा पेपरों में मौजूद है, उनकी हुकूमत ने खुद वो लूटी हुई दौलत जो है वो कमीशन बना बना के वो साबित की और कौम को दिखाया। और गिल साहब भी उन लोगों में शामिल थे जो उन्होंने आके में बहुत यकीन दहानियां कराई कि बस देखें जो चीनी और आटे में जो फ्रॉड हुआ है, गबन हुआ है, उसका हम हिसाब ले लेंगे और लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अच्छा। उसके बाद बात वहाँ थमी नहीं। उसके बाद वो एलएनजी की बात हो, वो पेट्रोल, मतलब नदीम बाबर साहब खुद गोद में बिठाए हुए हैं, वो फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं, जानबूझ के एलएनजी नहीं लाते, और मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये चलेगी नहीं इस तरह। ये इमरान खान साहब की जो मासूम लूटी हुई दौलत से मतलब है आपके दौर की लूटी हुई दौलत। अच्छा, आपकी और पीपल्स पार्टी। अच्छा, उसका तो कोई सबूत पहले ले आए ना लूटी हुई दौलत का। अब वो जो कहते हैं सबूत, ये देखे पनामा में क्या हुआ, ये टीटियां, ये सब बात तो पूरी कर लूं। अभी तो पनामा के जो 2 फैसले हैं उनमें से एक फैसले में सस्पेंड हो चुकी है पूरी जो सेंटेंस है वो, और दूसरे में जो है वो अरशद साहब जो है, अरशद मलिक साहब मरहूम,
उनकी वीडियो भी मौजूद है कि उनको कैसे कहा गया कि ये फैसला आपने देना है और उन्होंने फैसला दिया। अच्छा। और वो ब्लैकमेल होते रहे मुशर्रफ दौर की किसी बनाई हुई वीडियो के ऊपर। तो लूटी हुई दौलत का पहले तो ये सबूत ले आए। उसके बाद ये जो लूटी हुई दौलत का GIT जो बनाई इन्होंने, वो GIT का ये वो रेफर किया यूके के हाई कोर्ट के अंदर ब्रॉडशीट ने जब उसको लेके आए और उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान मुकर गई। उन्होंने कहा कि आप वो 100 मिलियन नहीं है उनकी प्रॉपर्टी की कीमत, वो आप भूल जाएं, वो नहीं है कि हमें जुर्माना जो है वो कम करें। तो ये जहां पर भी न्यूट्रल और जहां पर भी पाकिस्तान के मारूजी हालात के अलावा ये जहां भी गए, अभी नैब की कारकर्दगी के हवाले से या जो हायर कोर्ट्स कह रही हैं, हमेशा हम उसके ऊपर बात करते रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ गिल साहब ने जो है वो हमें ताना मारने के चक्कर में ज़रा जल्दी उसके ऊपर कमेंट कर दिया और वो जो है वो देखा नहीं कि उसके ऊपर, और फिर वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को गिल साहब को बताना भी पड़ा कि ट्रांसपेरेंसी वाली बात हम कर लेते हैं, लेकिन इस पे आपका आर्गुमेंट ये है कि वज़ीर आज़म पहले या हुकूमत सबूत दे दे तो लूटी हुई दौलत वापस कौन सी लूटी अच्छा। और वो दौलत कौन सी है जो लूटी हुई है। इनके कहने पे तो मतलब ये तो कुछ भी कहते रहे ना, अब ऐसे थोड़ी है। और ये जो झूठा सादिक और अमीन ये बन के बैठे हुए ना वजीर आजम साहब, उनको ये गलत फहमी, उनकी ख्वाहिशात अरमान है कि आप वो जो है ना बड़ी अदालत का फैसला था, इस्तीफा देना इस्तीफा। ये जब ये सब कुछ ये चोरियां डकैतियां इनके दौरे हुकूमत में हो रही थी, अगर ये वाकई इनको बड़ा उस पर प्रॉब्लम, हर एक को क्लीन चिट दे देते हैं। बुज़दार साहब को क्लीन चिट, नदीम बाबर को क्लीन चिट, आसिम सलीम बाजा साहब को क्लीन चिट, हर एक को तो वो क्लीन चिट दे देते हैं, खुद को अपने आप को क्लीन चिट उन्होंने वो क्यों दे, आपने नहीं दिया, कौन देता है इस्तीफा? भाई ऑपोजिशन के मांगने से है ना, लूटी हुई दौलत की बात ये करते हैं ना, दूसरों को करप्ट कहते ये नहीं थकते हैं ना, चोर डाकू दूसरों को ये बनाते हैं ना, तो जो दूसरों के लिए मियार रखते हैं उस मियार पे अपने आप को तोलें। और हमारे तो नहीं, वो नीट क्लीन है, उनके पास क्या है, उनके खाते में क्या है, कोई साबित कर दे। जैसे वो कह रहे हैं ना, आप कह रही हैं कि सबूत दें, आप भी उनके खिलाफ सबूत लें कि वज़ीर आज़म ने ऐसे ऐसे पैसे खाए। वज़ीर आज़म ने हर जगह जहां जहां पैसे खाए वहां स्टे ले लिया, और वहां पर जो है अभी आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मतलब मैं उस फैसले का इंतजार करूंगी, डिटेल जजमेंट पढ़ने का, जिसमें BRT इनको अपना ऑडिटर जनरल कहता रहा इसमें 7 अरब रुपए की किकबैक्स हैं, जिसके अंदर इवन अल जजीरा ने, मैं भी देख रही थी रिपोर्ट उनकी, उन्होंने रिपोर्ट किया कि इसके ऊपर खुद इनकी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया इसमें प्रॉब्लम है। इनका वो चीफ इंजीनियर जो है वो छोड़ के चला गया कि इसके ऊपर जो है जानबूझकर मास्टर प्लान चेंज किया गया। मतलब एक से एक बढ़कर स्कैम, मालम जब्बा, ये वो मतलब एक लंबी बिलियन ट्री सुनामी। लेकिन और इमरान खान साहब ने क्या कहा था, एहतसाब मुझसे शुरू होगा, कहा था ना। मुझे ये बताइए, अभी इन पूरे 2.5 साल के अंदर जितने भी स्कैम आए हैं, अपने आप को वो खुद ही क्लीन चिट देते थे, अपने मेंबर्स को खुद ही क्लीन चिट देते थे, और अभी फॉरेन फंडिंग का जवाब लेना है जो 6 साल से चल रही है। जो वजीर आजम बनने से पहले जनाब ने जो पैसे चैरिटी के नाम पे इकट्ठे किए, वो कहाँ लगाए, वो कैसे गए, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए मैं जरा गिल साहब से जवाब ले लूं। गिल साहब, ये हम इस्तीफों के थ्रेट के ऊपर और ये PDM के ऊपर हम आएंगे, लेकिन जो बुनियादी ऑफर दी है वजीर आजम ने, उसका जवाब पीपल्स पार्टी ने भी दिया है कि भाई पहले बताएं तो कौन से पैसे लूटे, कहां से लूटे, हाँ। और कहां से वापस आने हैं, सबूत दे दें तो शायद कोई मामला आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया मुनीब। पहले तो क्विकली एक बात का जिक्र हुआ, अज़मा साहबा ने किया, तो मैं इसका क्विक जवाब दे दूं। ये मेरी टाइमलाइन के ऊपर ट्वीट है जिसके ऊपर सारी बहस शुरू हुई। अगर आप अपने प्रोड्यूसर को कहेंगे तो आपको दिखा भी देंगे। ये 5 दिन पहले ट्वीट हुआ, उसी दिन जिस दिन ये रिपोर्ट आई, यहाँ पर बहस हो रही थी, 12:05 पे मैंने ये ट्वीट किया। मैंने इसमें लिखा कि PDM और इसके हवारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के पीछे, ठीक है, 2019 बड़ा वाजे उसमें लिखा, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी सारे 2019 के लगाए। बदकिस्मती ये कि हमारे यहाँ न लोग पढ़ते हैं, ना ही लोग समझने की किसी बात को कोशिश करते हैं। मैंने ना किसी एक ट्वीट, किसी एक वीडियो, किसी एक स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि मैं 2020 की रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये जैसे आपको आज़ादी है, ऐसे मुझे आज़ादी है कि मैं जिस रिपोर्ट के बारे में मेरा दिल चाहे मैं बात करूँ। मैंने 2020 पे भी ट्वीट किया, ऊपर लिख के किया कि ये 2020 के बारे में ट्वीट है, और उससे पहले मैंने पूरी डिटेल के साथ 2019 की रिपोर्ट का तिया पांचा किया। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया उसमें मैं अभी भी खड़ा हूँ। 2019 की रिपोर्ट पे बात की, उसी के डॉक्यूमेंट लगाए, और उसके बाद मैंने 2 से 3 घंटे के बाद 2020 की रिपोर्ट पे बात की, और उस पे भी मैं अलग से कायम हूं।
अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी अच्छा बात डॉक्टर quickly, साहब, जो क्योंकि आपने सिंध आज साहब ने इस्तीफे सर की बात जिक्र की। कर लिया, कथा कलामी होगी, क्योंकि आपने कहा मैंने 2019 की रिपोर्ट शेयर की। अब वो एक बहुत लंबी बहस है कि कोई आपसे पूछे कि आपने 2019 की रिपोर्ट क्यों शेयर की 2020 की रिपोर्ट आने के बाद। और मेरी मर्जी पीडीएम है, नहीं मेरी मर्जी है। जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, अगर मेरे सवाल मुकम्मल हो जाए आपके लिए आसान हो जाएगा, जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूं कि आपका जो सारा नैरेटिव आ गया, आपने कहा आपकी टाइमलाइन पे मौजूद है। फवाद चौधरी साहब ने फवाद हुसैन साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कोई गलत बात उन्होंने भी नहीं की। उन्होंने कहा जी शायद जल्दी में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ये बात कर दी, नहीं करनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने डिलिबरेटली 2019 की रिपोर्ट देखी, उसी का डॉक्यूमेंट शेयर किया और वही कहा, और आपने कहा कि ये जो पीडीएम के लोग हैं ये 2019 की रिपोर्ट के पीछे और इसको देख के बगले बजा रहे हैं। यही फरमाया ना आपने सर? हमारी अंग्रेजी में भी बात हुई थी। जी देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने वो जो सारा जो नैरेटिव बिल्ड किया था वो ये किया था कि जब 2019 की रिपोर्ट आई थी तो तब भी ये बगलें बजा रहे थे, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आती अंग्रेजी पढ़ने की। जो 2020 की रिपोर्ट थी, ऑफ कोर्स उसको एक आध दिन लगना था सब लोगों को उसका तिया पांचा करने में, उसकी मेथडोलॉजी देखने में, उसमें कौन से स्केल्स यूज हुए, उनको किस तरीके से क्वांटिफाई किया गया, उनकी एवरेजेस कैसे ली गई। 8 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स फर्क हैं। नन ऑफ देम डायरेक्टली कलेक्ट डाटा टू मेजर corruption, none of them. They all collect data for their own objectives. मैं उनके कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं कह रहा, उनके अच्छे ऑब्जेक्टिव्स लेकिन ओन ऑब्जेक्टिव्स, और उनको इकट्ठा करके ट्रांसपेरेंसी यूज करती है टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ करप्शन इन अ कंट्री। तो मैं बीइंग अ पीएचडी, मैं उसकी मेथोडोलॉजी को बड़े आराम से चैलेंज कर सकता हूं और ये प्रूव कर सकता हूं कि ये 100% सॉलिड नहीं है। तो उस रिपोर्ट को हमने बाद में डिस्कस करना था। फवाद साहब मेरे भाई हैं, लेकिन उनसे जब एक कंफ्यूज सवाल पूछा जाएगा तो वो उसका उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह का सवाल पूछा गया। मैं अब आपके सामने हूं, इस पे 10 प्रोग्राम करें, मैं हाजिर हूं। मैंने 2019 की रिपोर्ट का जिक्र किया क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन 2020 की रिपोर्ट अभी लोगों ने पढ़ी नहीं और हेडलाइंस चलाने शुरू कर दी गवर्नमेंट के खिलाफ, 2019 की रिपोर्ट पे उस दिन बात होनी चाहिए 2000 पहले, और पता चलना चाहिए कि उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी 2019 में, क्योंकि उसको हमने पहले से पढ़ रखा था, उसकी हमारी पूरी तैयारी थी और मैंने वो नैरेटिव दिया। अब जिन दोस्तों को उसकी समझ नहीं आती वो 2019 के बयान को 2020 का समझ के और कहते गलत डॉक्यूमेंट दिए। तो गलती मेरी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, गलती आपकी है। अच्छा चले, ये क्योंकि ये सारी बहस ही फिर शायद उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अब आ जाते हैं रिजाइन की तरफ जो आपका सवाल था। उस पे नहीं आ रहा, वो किसी दिन और आपके साथ बैठ जाएंगे और आपसे उस पर डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। जी मैं अब आ जाते हैं रिजाइन के ऊपर। जो आज की ऑफर है रेजिग्नेशन की। देखिए बात यह कि पीडीएम ने सबसे पहले कहा कि हमारे पीछे सारी अवाम है, ये तो सिलेक्टेड है, ये तो वोट लेके नहीं आए, हमने तो अवाम का जमे गफीर इकट्ठा कर देना है। अच्छा, हम भी सख्ते में बैठ गए, आप भी सख्ते में बैठ गए, पूरी कौम सख्ते में बैठ गई कि अब कोई 10, 20, 30 लाख बंदा निकलेगा। खोदा पहाड़, नीचे से क्या निकला उसको मैं चूहा भी नहीं कहूंगा, नीचे से क्या निकला वो आपके सामने है। नीचे से निकले जिन भूत, वो जिनको मरियम सफदर साहबा ने जिन भूत और चुड़ैलें जिनको उन्होंने खिताब किया वहां पर, क्योंकि वहां पर इंसान तो आगे थे नहीं, उन्होंने कहा लाखों का मजमा है, हो सकता है उनको जिन भूत और चुड़ैलें नजर आते हो जो आगे लाखों का मजमा हो। यही हाल इलेक्शन कमीशन के सामने हुआ। हर जगह पर जब अवाम इनसे नहीं निकली, इन्होंने 31 दिसंबर का रेजिग्नेशन का पहले वादा किया, फिर उन्होंने कहा कि हम 31 जनवरी को देंगे, इन्होंने ना 31 दिया ना 31 जनवरी को दिया। जब दोनों दफा नहीं दिया और इनके 2 लोगों ने गलती से बेचारे इस्तीफे भेज बैठे और मरियम साहब ने कहा मुंह पे मार के आओ उनके इस्तीफे। जब वो मुंह पे मारने के लिए उनको पार्लियामेंट बुलाया कि आइए हमारे मुंह पे मारिए रिजाइन, तो उन्होंने वापस बेचारों ने अपने मुंह पे मार लिए। उन्होंने कहा जी ये गलती से हुए थे, हमने नहीं इस्तीफे दिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा है कि इस्तीफे देने के लिए आपको जुर्रत और किरदार की जरूरत होती है। आम लोग इस्तीफा नहीं दे सकते जिनमें किरदार और जुर्रत ना हो। जिन्होंने जिन कलमों के साथ एनआरओ लिख के भागे थे जद्दा, उन लोगों ने क्या इस्तीफे देने हैं? तो क्योंकि ना ये लोगों को इकट्ठे कर सके, ना ये 31 दिसंबर और 31 जनवरी को इस्तीफे दे सके, और ना ही ये अब अपना कोई और वादा पूरा कर सकेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चले मैं आप पे मेहरबानी करता हूं, अब आप तो कुछ नहीं कर सके, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, कल ही दे दूंगा, आप अब अपनी लूटी हुई दौलत कम से कम वापस कर दें, क्योंकि लूट मार करने वालों के भी कोई अखलाकियात होती हैं, कोई उनके भी वैसे डॉक्टर साहब थोड़े ही होंगे लेकिन कोई मॉरल्स होते हैं। डॉक्टर साहब बात बड़ी ठीक है, इस्तीफा कोई भी नहीं। और एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, आपके बंदों ने आखिरी बात करना चाहूंगा,
आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, अज़मा बुखारी और मेरे खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है दोनों तरफ के। हम बड़ी बदतमीजी करते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। जो मरियम औरंगजेब ने किया पार्लियामेंट में, उसके बाद अज़मा बुखारी जो है वो उनका स्टांस विंडिकेट हुआ, वो बदतमीजी नहीं करती हैं। और मैं इससे अब अग्री करता हूं कि अगर इनकी जमात में कोई शख्स है जिसके मॉरल स्टैंडर्ड्स काबिल शर्म है तो वो अंडों वाली सरकार मरियम औरंगजेब है, जो एक मेंबर पार्लियामेंट को इंस्टिगेट कर रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर की बहन के बारे में बदजुबानी करे, जो पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा। तो इस वजह से मैं कम अज कम अज़मा बुखारी को बहुत उनसे बेहतर रेट करता हूं कि ये इस तरह की ना घटिया हरकतों पे उतरती हैं, ना ऐसी घटिया हरकतें करती हैं। डॉक्टर साहब, वैसे मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको भी ये जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए नहीं करने चाहिए थे। हम साहब अंडों वाली सरकार, आपको शायद अगर याद नहीं तो वो अंडे सर पे मार के वो मिनिस्टर बनी थी ना, उसके लिए कह रहा हूं, और किसी वजह से नहीं कह रहा। डॉक्टर साहब, वो सर के ऊपर अंडे फेर के मिनिस्टर बनी थी, वो बात कह रहा हूं, और कोई नहीं कह रहा। सर छोड़े डॉक्टर साहब, ये बात नहीं होती करने वाली सर। आप और मैं कोई शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। नहीं, मैं किसी की देखें, सबकी बहन बेटी है, छोड़े रहने देना, किसी के बारे में हमने क्यों गलत बात करनी है। मेरी भी बहन है, वो मेरी भी बहन है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बहुत वो गलत थी। अच्छा, बिल्कुल भी किसी ने जो भी गलत किया, लेकिन हम यहाँ पर भी कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। जी अज़मा साहब, नहीं, ये सिलेक्टिव मोरालिटी है ना। इमरान खान साहब की बहन जो है वो अपनी मनी ट्रेल ना दे सके और वो कहे मैं सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाए तो वो बहुत तौहीन है। और दूसरों के अंडे मारने को जो है वो आपको बहुत वो तोहम परस्ती लगती है। आपकी बनी गाला की पता है बारे में क्या क्या स्टोरियां मौजूद हैं। आपको जिन और भूतों और वो गड़े के अंदर पानी के अंदर नाम निकलना और वो मतलब जितनी तोहम परस्ती की बातें बनी गाला से मशहूर हैं वो कहीं से नहीं है। गिल साहब ना करा के इस तरह की बातें आप दूसरों को घटिया और वो कैसे कह सकते हैं जब आप अपने अल्फाज पे गौर करें। आप अपने अल्फाज में गौर करें कि आप खुद क्या कह रहे हैं और आप खुद क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आप इज्जत करेंगे, इज्जत लें। अगर आप जिस बदतमीजी करेंगे फिर आपको बदतमीजी का जवाब मिलेगा। और ये जो आपने एक वो शुरू की है ना और ताना वाली वो हरकत कि लड़ाई डालो घर में मरियम औरंगजेब और उज़्मा बुखारी, आप ना करें, मेहरबानी करें। एक तो मुझे आपसे बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए, बिल्कुल आप मुझे रेट मत करें, मुझे नहीं चाहिए। आप खुद खातून वाली बात है और ताना बात ना करें ना, वो फिर वो ये मशहूर है ना औरतों के साथ कि औरतें लड़ाई कराने की कोशिश करती हैं, तो ये मत करें ना, मुनासिब नहीं लगता। अच्छा चले मुझे बात करने देना, आप मुझे जरा बात करने दें। अब जरा सियासी बातों पे आ जाते हैं, अब जरा सियासी बातों पे आ जाते हैं। पहली तो बात यह है कि गिल साहब ने जितनी भी जस्टिफिकेशन दी 2019 के कागजात जो हैं वो उसको आप जो है वो बात कर लें, 2020 के कागजात को आप छुपा लें। इसको क्या कहते हैं गिल साहब, जरा इसके बारे में आप इरशाद फरमाएंगे। और आप वो हेड नोट देखा है आपने? किसी ने क्या? जो 3 घंटे बाद वो भी दिया आपको। अब गिल साहब ऐसे ना करें ना, मैंने आपने जो भी कहना था बिलो द बेल्ट भी आपने बात की, मैंने हौसले से सुन ली। थोड़ा सा हौसला उसका मुजाहरा आप भी कर लें। तल्ख बात आप कर रहे हैं, मैं सुन रही हूं, मेरी बात भी आप सुन लें क्योंकि आपको सुननी पड़ेगी। अब ये जहां तक बात है, आपने हेड नोट देखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हेड का, उसने कोविड को करप्शन के साथ जो है उसके ऊपर हेड नोट दिया है और उसने कहा है कि कोविड के अंदर जो है वो बेतहाशा करप्शन हुई है हुकूमत पाकिस्तान के नाक के नीचे। तो जरा वो भी बराए मेहरबानी किसी दिन शेयर कर लीजिएगा। इस तरह से कागजात छुपा के आप नहीं कर सकते। ये सिलेक्टिव मोरालिटी, सिलेक्टिव जस्टिस और सिलेक्टिव जो अकाउंटेबिलिटी है ये नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वाकई इस्लामाबाद के अंदर जब जो सिलेक्टेड लोग आके बैठ जाए ना तो उनको पाकिस्तान की कौम नजर नहीं आती, ना उनको रोना नजर आता है, ना उनका बिलकना नजर आता है, ना उनको महंगाई नजर आती है, ना उनको एक तरफ आप इससे ज्यादा पाकिस्तान की कौम की तौहीन नहीं कर सकता सिलेक्टेड वजीर आजम कि आप ट्वीट करें घंटा पहले कि बहुत महंगाई में कमी हो गई है, मैं कह रहा हूं बड़ी अच्छी बात है, इस पे विजिलेंट रहे। दूसरी तरफ आप महीने में तीसरी दफा पेट्रोल की प्राइस जो है उसमें बढ़ाएं और उसके बाद फिर जो है वो आप पिछली हुकूमतों के ऊपर इल्जाम लगा दी। किस तरह कर लेते हैं आप लोग ये, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अगर अभी तक 2.5 साल बाद भी पिछली हुकूमत कर रही है ना तो भाई मुझे समझ में नहीं आता आप हैं क्यों। आप इस मुल्क में क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ मुझे कैलकुलेशन करके, आप बहुत PhD डॉक्टर हैं, सिर्फ इतना बता दें PMLN के पिछले दौरे हुकूमत में जो पेट्रोलियम लेवी थी वो कितनी थी, कितना टैक्स ले रही थी हुकूमत, और इस वक्त आप पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर कितना टैक्स ले रहे हैं। सिर्फ ये बता दें, जो कैलकुलेट करके असद उमर साहब ने हमें 46 रुपए बताया था ना जब 70 रुपए पेट्रोल था, आज आप उसके ऊपर कितना टैक्स ले रहे हैं। अगर आप वाकई, अगर आप में हिम्मत है ना, कौम को बताइए आपके पास आप पेट्रोल पर टैक्स कितना ले रहे हैं।
अच्छा, अब डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप जवाब दें, क्विक ब्रेक है जी, वापस आते हैं, डॉक्टर साहब का जवाब लेते हैं। वो बात इस्तीफे वाली जो थी मशरूत, वो भी अभी बीच में ही है, एक ब्रेक लेते हैं, जिस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, ये क्विकली पहले जरा इसका जवाब दीजिएगा, ये पेट्रोलियम का पूछ रही है प्राइसेस का, वो वाकई फैक्ट है, लोग इस पर एतराज कर रहे हैं जी, कि या एतराज़ है लोगों को कि 2 महीने में 5वीं दफ़ा, 1 महीने में 3 दफ़ा ऐसे क्यों बढ़ाई गई, और पेट्रोलियम लेवी का कंपैरिजन जो उन्होंने कहा है। जी, मैं एक तो आपको बड़ा क्लियर बता दूं, देखिए आज के दिन की जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर पर लीटर जो है पेट्रोल की मैं बता रहा हूँ 111 रुपये 90 पैसे हैं। नेपाल के अंदर 100, उसी को कन्वर्ट जब पाकिस्तानी रुपयों में किया डॉलर से पैरिटी के लिए, 151 रुपये 91 पैसे हैं। बांग्लादेश में 169 रुपये 11 पैसे हैं। इंडिया में 198 रुपये 81 पैसे हैं। तो ये जब आप आज के दिन हम कंपेयर करते हैं तमाम बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख के, तो पाकिस्तान में इंडिया से तकरीबन आधी कीमत के ऊपर पेट्रोल जो है वो बेचा जा रहा है। इंडिया से तकरीबन आधी कीमत पर बेचा जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप बिजनेस के प्रोफेसर हैं सर, और सर उन्होंने जीडीपी तो देख लो ना, साडा देख लो डॉक्टर साहब। सर नहीं, आज ही अब देखिए, जीडीपी तो अपनी जगह पे आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन पेट्रोल तो बाहर से खरीद रहे ना, वो भी और हम भी, वो इन हाउस तो नहीं हो रहा ना। आप उनकी इकोनॉमी में कुछ जूस होगा, कोई लोगों में कोई इस्तात होगी सर, हमारी तो आपको पता है, आपको तो बेहतर पता है डॉक्टर साहब क्या हालत है इकोनॉमी की। सर मैं इसीलिए मैं आपको पहले तो ये बात ज़हन में रखिए कि उनका जीडीपी हमसे डबल नहीं है, पहली बात ये ज़हन में रख लीजिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा डबल है, लेकिन मैंने कहा कहां है उनका आधी कीमत पे दे रहे हैं, तो दैट मीन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा इसमें फैसिलिटेट कर रही लोगों को। ठीक है जी। पिछले जो 3 दफा पेट्रोल बढ़ा, वो अभी तक तकरीबन 30 रुपए लीटर बढ़ जाना था, जो फॉरेन प्राइस इंक्रीज का इंपैक्ट आया, अगर उसको ट्रांसलेट करते तो 25 से 30 रुपए पेट्रोल बढ़ना था। तीनों दफा तकरीबन 2-2 रुपए बढ़ा, तो ये 6 रुपए बढ़ा 25 से 30 की बजाय। पहली बात तो ये। अब आते हैं वापस जो आपका सवाल था रेजिग्नेशन के ऊपर। देखिए, बात यह है कि इन्होंने कहा कि हमारी तो लूटी हुई दौलत सामने नहीं है, और इन्होंने कहा कि दूसरों की जब बहन और बेटी के ऊपर बात होती है तो आपके भी होनी है। मैं कहता हूं मोस्ट वेलकम। अगर तो मियां जावेद लतीफ की तरह, जैसे उन्होंने, उनकी वालदा मेरी भी वालदा है, सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं, जितनी मेरी वालदा मोहतरम है उतनी ही मियां जावेद लतीफ की मोहतरम है। उन्होंने लूट मार की जमीन, एक वैगनों का अड्डा जो सरकारी जमीन थी, उस पर कब्जा किया, उसके बाद जाली तरीके से वो अपनी वालदा के नाम ट्रांसफर करवाई, और अब वालदा के ऊपर जो है वो कोर्ट कचहरी हो रही है। वो हमारी भी वालदा है। मुझे बताइए कितनी खुशी होती होगी मुझे या आपको या किसी और को कि उनकी बूढ़ी वालदा के ऊपर कोर्ट कचहरी हो। तो पहले तो ऐसी औलाद को देखें कि जो अपनी माओ और बेटियों के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। रही बात जब ये प्राइम मिनिस्टर और उनकी हमशीराओं की बात करते हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी सरकारी ओहदे पे रहे हुए हैं? पहले प्राइम मिनिस्टर की बहनें कभी किसी सरकारी ओहदे पे रही हुई हैं? प्राइम मिनिस्टर के कोई भाई जो थे वो जाके चाइना और दूसरी जगहों के ऊपर बिजली के सौदों में बैठते थे, उन्होंने मोटरवेज बनाई हुई थी, उन्होंने किकबैक्स ली हुई थी पाकिस्तान में। तो कहने का, प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार जो थे वो बेकरी में जाके चपेड़े मारते थे किसी को। प्राइम मिनिस्टर के किसी रिश्तेदार ने जलजला जदगान की अमदाद से ऐसा प्लाजा जिसकी टोटल मंजिलें 5 थी, उसमें से 11वीं मंजिल खरीदी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर के घर में किसी की भैंस 10 अरब का दूध देती थी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कंपैरिजन करना है तो एप्पल वर्सेस एप्पल्स कीजिए। मोस्ट वेलकम आजमा साहबा। अब हमारी एक और बहन है, अस्मा साहबा हैं, मरियम सफदर की बहन। हमारे तो मुंह से कभी बात नहीं निकली, मेरी वो बहनों की तरह मेरे लिए इज्जत की जगह पे है। कभी हमारे मुंह से कोई दशनाम अंदाजी उनके बारे में आपने सुनी है? कोई उनके ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म सुना है? नहीं, क्योंकि वो हमारी बहनों की तरह है। लेकिन जब नुसरत शहबाज जो हमारी भी माओं की तरह हैं, उनके नाम पे आप टीटी लेंगे और बाहर से काला पैसा जो है लूट का वो उनके नाम पे मंगवाएंगे, तो फिर उनके ऊपर एफआईआर भी होगी, नैब का केस भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जी मैं सर, आपका बयानिया अपनी जगह, लेकिन ये क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है, इसमें थोड़ा सा मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मुझे इतना एज ज़रूर है कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स है उनको एज अ सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है। जिन टीटीज़ की बात आप करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो XYZ किसी की हो, आपकी जमात में से किसी की हो, रिवर्स रिमिटेंस हो,
मैं इतनी बात कहूंगा, अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाले रेफरेंस का फैसला आया, उसमें 2-3 पैराग्राफ्स हैं, मैं आपको खुद भेजूंगा, आप वो जरूर पढ़िए, पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं इतनी बात जरूर कह दूं नहीं नहीं, तो इस गुमनगिरी में जाने की जरूरत क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकती जब तक वो प्रोसीड ऑफ क्राइम ना हो। आहा, ऐसे ना करें, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना करें। प्रोसीड ऑफ क्राइम्स की बात नहीं, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो फिर ये बात नहीं है। अब आप घुमाएं ना लोगों को, ना 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 ना, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, सारी बातें करेंगे सर कानून पे, तो मैं आपसे पैसे का ओरिजिन बताना है सर, कानून पे मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा सर, वो मुझे आपसे ज्यादा पता है। मुनीब साहब बात सुनिए सर, ना करें सर, आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग सब होती है जब आप साबित करेंगे प्रोसीड ऑफ क्राइम होगा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ जी, आप गुस्सा ना कीजिए। ना 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 डॉक्टर साहब, आप भाई हैं, आपसे क्या गुस्सा। जब एक आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो आपसे पूछा जाता है और पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए कि ये पैसा आपके पास कहां से आया। बिल्कुल, आप अगर वो पैसा इंक्रीज हो रहा है थ्रू टीटीज के, सुन लीजिए ना, आप जरा गौर से सुन लीजिए। आप जब पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, क्योंकि आपके पास ताकत होती है, आप पैसा इल मीन्स के साथ बना सकते हैं, तो आपसे पूछा गया कि ये पैसा कहां से आया। जब आपकी टोटल वेल्थ को इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें इस तरह की टीटीज भी आई हुई हैं, तो अब आपने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए उसके ओरिजिन का जवाब देना है कि वो कहां से पैसा आया है। ये पापड़ वाले ने, रेडी वाले ने आप ही के अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों जमा करा दिए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप उसे टीटी कहें, कानूनी टीटी कहें, गैर कानूनी टीटी कहें, आप उसे टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहें, आप उसे हुंडी कहें, ठीक है। बात यह है कि वो जो पैसा आया पड़ा है, जो आपके पास टोटल आपकी वेल्थ है, वो कहां से आई, आपको वो जवाब देना है। बिल्कुल, उसका जवाब देना है, वो ठीक है, वो ठीक है। आपके जो असासे हैं वो किस तरीके से बढ़ गए, वो बात तो ठीक है। जितनी इन्होंने चोरी की है, ठीक है, उसका जवाब देना पड़ना है। एनआरओ ये दिन रात मांग रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें कंडीशनल एनआरओ ऑफर कर दिया है। ठीक है, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस करें, हम रिजाइन कर देते हैं और इनको ऑफ कोर्स एक खुला मैदान मिलेगा, दोबारा इलेक्शन लड़ ले हमारे खिलाफ, लेकिन जब तक ये मुल्क का पैसा वापस नहीं देते, इमरान खान इन्हें छोड़ने वाला नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अलमा बुखारी साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, पहली तो बात यह है कि गिल साहब, सबसे बड़ा चोर और डाकू वो होता है जो सरकारी ओहदे में ना होने के बावजूद करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करे और उसके बाद उसको ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। चैरिटी के पैसे कभी भी ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हो सकते, जो दुबई में इमरान खान साहब ने बनाई। ख्वाजा आसिफ साहब की पिटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं कौन से डस्टबिन में पड़ी है, जिसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अलीमा बाजी जो हैं वो अरबों रुपए उनकी सिलाई मशीनें उगलती हैं, वो जस्टिफाइड हैं। और आपकी जो फेक एनओसी पे 300 कनाल का महल था, जो डिवोर्स के बाद आपको गिफ्ट मिला, पहले वो बेनामी थी और जिसकी आपकी खुद की सोर्स ऑफ इनकम किसी को आज तक पता नहीं चली, आप जो है वो उसके ऊपर आप सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए, इन बातों पे भी सवाल उठते हैं। और कभी इत्तेफाक हो अगर आपका, तो मनी लॉन्ड्रिंग की कभी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मेरा आपको मुफ्त मशवरा है। मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, और मनी लॉन्ड्रिंग के यही इल्जामात लगा लगा के आपने सीपैक को पैक करवा दिया इस मुल्क के अंदर से। जो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ रही थी सिर्फ बुग्ज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, आपने उसको रोल बैक कराया और आज इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। एक इल्जाम डिफिड के ऊपर आपने इल्जाम लगाया, आपको यूके की गवर्नमेंट से आपको फौरन से पहले आपको जवाब छुट्टी वाले दिन मिला, लेकिन जाहिर है आपका तो शर्म से लेना देना आपकी गवर्नमेंट का है कोई नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि जरा मेहरबानी करें, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, आप जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के भी माली मामलात ऐसे ही निकाल कर और ऐसे ही, और जाहिद गशकोरी साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जियो के साथ, उन्होंने इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की हुई है, अंसार अब्बासी साहब की भी मेरे ख्याल इस बारे में मौजूद है, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब की, जहांगीर तरीन की भी टीटीओ की एक लंबी लाइन है, लेकिन वो चूंकि इंसाफ लॉन्ड्री में धुल गए हैं, उनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। और जैसे मुनीब ने कहा, काजी फाइज ईसा का केस आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आप वो कभी कभी मीसनी हरकतें कर जाते हैं। वो जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में किया कि 19 की रिपोर्ट लगा दी, 20 में जिसके ऊपर आपको चार्जशीट किया वो आप पी गए। तो ऐसे होता नहीं, हकायक तो गिल साहब रहते हैं, हकायक नहीं छुप सकते। और जहां तक कब्जा माफिया की बात है, तो मेरा ख्याल है मुराद अकबर कोई मौसूफ हैं पिंडी के अंदर, उनका कोई बड़ा भाई शहजाद अकबर है शायद, मतलब सरकारी किसी ओहदे पे है, और वो पिंडी में मियां मोहम्मद सोमरो के रिश्तेदारों की जमीन पे कब्जा करने गया, सरकारी मशीनें, सरकारी गाड़ी में बैठकर और सरकारी जो है वो गन मैन लेकर,
और उसके बाद जब वो कब्जा जो है उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद कोई शहजाद अकबर सामी नाम आदमी है, वो सरकारी ओहदे पे हैं, उन्होंने जो है वहां से सरकारी अफसर ट्रांसफर करा दिए, डीपीओ हटा दो, डीसीओ हटा दो, मतलब वैसे वो ये क्या गाड़ियां, हुआ? वैसे वो तो जो गाड़ियां थी ना, ये बातें तो आप रहने दें। सुमरो साहब की आपकी बनी गाला की जो आपके अपने अलीम खान साहब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे क्वेश्चंस उठा चुकी है। तो कौन कितना बड़ा कब्जा माफिया है? और सबसे बड़ी बात, आप तो हमारे मुल्क पे कब्जा करके बैठ गए भाई। आप लोग जो है, आप लोगों ने वोट चोरी करके आप हमारे मुल्क पे कब्जा करके बैठ गए भाई। मतलब आप अभी ये कब्जा माफिया की जो है वो बातें करते हैं, ना किया करें, वो नहीं अच्छी। लेकिन एक बात इसमें तय है, वो ज़हन में रखनी पड़ेगी कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा सादिक और अमीन है, और ये सबको पता है। मर्जी के लिए इमरान खान को, इमरान खान की ऑनेस्टी के ऊपर बात करना किसी के बस में नहीं। कुछ भी आप कर रहे हैं, इमरान खान की ऑनेस्टी को कोई टच नहीं करता। वो बात है जिससे ऑपोजिशन के वो क्या कहते हैं, सीने पे सांप लोटते हैं। नहीं सांप नहीं लोटते, हम जो है बेहोश हो जाते हैं। इस आदमी को सादिक और अमीन कह रहे हो, अभी मतलब मैं दूसरी बातों में नहीं जाना चाहती, ये बंदा सादिक और अमीन मतलब चले बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहब, आपका एक ब्रेक शामिल करते हैं। सलीम साहब हमारे साथ होंगे, साथ रहिए। सेनेट इंतखाब बहुत करीब है, हुकूमत ये चाहती है कि ओपन बैलेट से हो। सुप्रीम कोर्ट में एक राय लेने के लिए एक रेफरेंस दायर कर रखा है हुकूमत ने। आज सुप्रीम कोर्ट में जब उस हवाले से समाअत हुई तो मौजूद जज साहबान ने यह सवाल ज़रूर पूछा कि वजह क्या है जो जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं कि ये सीक्रेट बैलेट से नहीं बल्कि ओपन बैलेट से नहीं होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट से ही होना चाहिए, उसकी वजह क्या है? और हर एक के जहन में यही सवाल है। तो ये जानने के लिए हम चलते हैं जनाब सलीम साफी साहब की तरफ। मुल्क सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम जिरगा को होस्ट करते हैं, उनके कॉलम आप जंग अखबार में पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, ज़रा आसान अल्फाज में और ज़रा इख्तिसार से फरमा दीजिए कि इससे तो ये मंडी जो कहा जाता है जी, मंडी लग जाती है, रेट लगते हैं सीटों के और करोड़ों रुपया बटोरा जाता है, इससे तो ख़त्म होगा, लेकिन अपोजिशन को इस पर एतराज़ क्यों है कि क्यों ओपन बैलेट से नहीं होना चाहिए? ये मेरे ख्याल में इनकी खुशफहमी और गलतफहमी है, और अपनी कुछ खिफ़तों को मिटाने के लिए इस तरह कर रहे हैं। अब पहले अगर उसूली सियासत होती तो आपने जब अगर एक बात कही है माजी में, तो अब उस पर आपको कायम रहना चाहिए। तो मामला ये है कि अब ये लोग भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। अगर जिस तरह पिछले 5 सालों में वो जिस असम्बली को जाली कहते थे, उससे इस्तीफे भी दिए और फिर सर झुका के उसमें चले गए। ये लोग उन असम्बलियों को जाली भी कहते हैं और उनमें बैठे भी हैं, और अब उससे सेनेट का इंतखाब भी करवाने जा रहे हैं। तो इनको ये गलतफहमी है और ये इनकी खुशफहमी है कि शायद पीटीआई से बहुत सारे लोग नाला हैं, नाराज़ है, तो वो लोग शायद इनको वोट दे देंगे। हालांकि खुफिया हो या आलानिया हो, तो हमें पिछले चंद सालों का सबक यही बता रहा है कि आखिर में जो है बुरा हशर अपोजिशन वालों का होगा। अच्छा साहब, आपके नज़दीक हुकूमत को क्या फ़ायदा है कि अगर ओपन बैलेट से हो, और अपोजिशन को क्या नुकसान है कि अगर ओपन बैलेट से हो? ये सवाल हर एक के ज़हन में। देखिए, दोनों अपने अपने माजी के मौक़िफ़ से हट गए हैं, दोनों का मौक़िफ़ उसूली नहीं है। मसलन अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी वो ख़रीद फ़रोख्त रखवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो फाटा मर्जर की वजह से तो एक जो कबायली इलाकों के एमएनएज़ की बोली लगती थी सेनेट के लिए, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन देखें कि पिछले सेनेट में जितने लोग वो ट्राइबल एरियाज़ के थे या बाकी जो पैसे की ज़ोर पे आए थे, वो सब इमरान खान साहब को ज्वाइन कर चुके हैं और अब इमरान खान साहब के साथ हैं। मैं एक एक को जानता हूँ वो ट्राइबल एरिया से आने वालों के लिए, और मुझे एक एक का ये भी पता है कि कौन कितना पैसा लगा के यहाँ पे आया है। दूसरा, सबसे ज़्यादा पैसा चला था बलूचिस्तान में, जो उस वक़्त जरदारी साहब ने भी इनके साथ मिल के चलाया था। वो सारे बलूचिस्तान की कुव्वत किसके पलड़े में पड़ी हुई है? वो तो इमरान खान साहब के पलड़े में पड़ी हुई है ना। ठीक, तो फिर ये था कि खुद मुस्लिम लीग नून वाले और ये लोग जो कहते थे माजी में कि भाई ओपन होना चाहिए, तो ओपन का अब एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है कि जरदारी साहब को शायद अब भी ये खुशफहमी है
कि वो रिपीट करने के पिछले सेनेट की तारीख को। हालांकि वो जो उन्होंने उस वक़्त ये सब कुछ अचीव किया था, तो उसकी वजह जो है सिर्फ ये नहीं था, बल्कि उसमें ये भी था कि उसको इमरान खान की तरह दूसरी साइड पे बैठे हुए थे। अच्छा, अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये चूंकि हुकूमत अब इसलिए चाहती है, इमरान खान साहब का इस वक्त मसला ये है कि वो पैसे वाले लोगों को ही मुंतखब करना चाहते हैं, जिनका पार्टी में कोई कैरियर नहीं है, कोई कुर्बानियाँ नहीं है, कोई उनके साथ सालों साल नहीं गुजारे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ वो पैसा है या किसी और वजह से वो लाडले हैं। तो इमरान खान साहब को ये डर है कि खुफिया वोटिंग के ज़रिए मसलन जुल्फ़ी बुखारी वगैरह को, पार्टी के सारे लोग तो उस पर तपे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि शायद खुफिया बैलेटिंग में वो उनके उन चहीतों को वोट ना दें, इसलिए इमरान खान साहब इसको ओपन रखना चाहते हैं। जब दूसरी तरफ मैंने कहा, एक तो अपोजिशन चूंकि वो खिफ़त है कि पहले कहा था कि सेनेट इलेक्शन से पहले, तो अब एक हुकूमती उसका है, उसकी मुखालफत बराए मुखालफत वो कर रहे हैं, हालांकि माजी में इनके उसमें दावे में ये शामिल था। और दूसरा, उनको शायद ये खुशफहमी हो कि वो वोट जो उधर इमरान खान साहब से नाराज़ होगा तो वो इनके खाते में पड़ जाए, वो अगर कोई नाराज़ होगा भी तो इनको नहीं पड़ना है वो। ठीक है साफी साहब, लेकिन ये सब कुछ एक तरमीम की सूरत में ही हो सकता है। तरमीम होती हुई उस तरह से तो नंबर गेम है, 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, वो तो नहीं है और अपोजिशन भी नहीं करेगी। आपको लगता है कि ये फिर मामला शायद इसी हद तक है कि इससे पॉलिटिकल माइलेज हासिल की जा रही है हुकूमत की जानिब से, कि एक्सपोज किया जाए अपोजिशन को कि देखिए जी हम शफाफियत चाहते हैं और ये बदनवानी चाहते हैं, ऐसा ही? नहीं, उनको उनकी सीरियस ये एफर्ट्स है कि इस तरह किया जाए, क्योंकि ये जिन लोगों को सेनेट में लाना चाहते हैं खान साहब, तो ये वो लोग हैं कि जिनके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए उन्होंने पार्टी के बड़े अच्छे अच्छे लोगों को नाराज़ किया है, उनको कुर्बान किया है, परवेज़ खटक जैसे लोगों को नाराज़ किया है, जहांगीर तरीन जैसे लोगों को कुर्बान किया है। तो ये है। दूसरा ये है कि माजी में जो कुछ हुआ है इमरान खान साहब के हक में, मसलन आपने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में देखा, एक तरफ 30+ थे और दूसरी तरफ जो है 60+ थे, और वो 60 जो है हार के, और वो तो खान साहब को जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन और उसके बाद का इलेक्शन और उसके बाद का इलेक्शन, तो माजी करीब में उन्होंने जो कुछ चाहा है उनके लिए नामुमकिन मुमकिन बना दिया गया है। अच्छा, तो इसलिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि शायद इस मामले में भी मेरे लिए ये नामुमकिन मुमकिन हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सलीम साफी साहब हमारे साथ। अपोजिशन क्यों मुखालफत कर रही है और हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है, हमने उनका तज्ज़िया हासिल किया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।